Welcome to the second year physics class. We end our last lecture with the question. So what is the question? I write it on a board. What is physics behind that why capacitance increases when we place dielectric medium in it? तो देखें जो हमारी लास्ट क्लास थी वो इस बात पे एंड हुई थी। हमने मैथमेटिकली ये चीज़ देखी थी कि जब आप कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब उसको हमने मैथमेटिकल देखा था और अभी हम आज की क्लास में उसकी फ़िज़िकल रीजंस देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको जो टॉपिक डील कर रहा है उसका हम ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। व्हाट इज़ टॉपिक्स ओवरव्यू? Dielectric, then electric polarization, then dipole and dipole moment, types of molecules for electric polarization, effects of polarization, energy stored in a capacitor, energy stored in the field of capacitor, and then energy density and graph. तो देखें जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था वो ये था कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसका आंसर हमें इन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करके मिलेगा यहाँ तक, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन तक। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है। तो पहले हम डाइलेक्ट्रिक को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक? तो देखें डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, कहते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिनके पास, इसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं ना, तो ऐसा मटेरियल्स जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो या मोबाइल चार्जेस ना हो जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हो। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं और इंसुलेटर्स कहते हैं। तो दोज मटेरियल्स विच हैव नो फ्री or mobile charges that can move freely under the influence of external field are called dielectrics. इनको हम dielectrics का नाम देते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है? ग्लास है, मीका है एंड पेपर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना हो रहा होता है जब आप उसको मीडियम, जब आप कैपेसिटर के अंदर मीडियम को इंसर्ट करते हैं तो जो एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना हो रहा होता है जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं फिगर से भी डिस्कस करूँगा उसको, उससे फिगर से आपको वो चीज़ ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। तो पहले हम उस फिनोमेना को देखते हैं कि वो क्या है। द फिनोमेना इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस बाय एन एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? कहता है कि जब आप किसी मीडियम के अंदर, जब आप कैपेसिटर की प्लेट के अंदर किसी मीडियम को रख देते हैं तो उस मीडियम के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डिस्टेंस से अपार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। मैं भी फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर हम उसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। तो फिगर आप देख लें कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारे पास क्या होती है। तो दिस इज़ one plate of capacitor, this is another plate of capacitor। तो इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब देखिए जब आप इसके अंदर मीडियम को रखते हैं तो मीडियम को रखते हैं, ये हमने इसके अंदर कोई मीडियम रख दिया तो अभी देखिए मीडियम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होंगे, नेट चार्ज ज़ीरो होगा। तो अब पोलराइजेशन क्या होती है? पोलराइजेशन ये होती है कि इस मीडियम के अंदर इस फील्ड की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर भी क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस कौन से आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर कौन से चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा? इधर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो देखिए अब ये जो फिनोमेना हुआ इसके अंदर,
इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का फिनोमेना हम कैसे डिफाइन करते हैं, अब मैं फिगर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको इजीली डेफिनेशन समझ आ जाएगी। कैसा प्रोसेस जिसमें हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें किसी मीडियम को, तो जो मीडियम के अंदर मौजूद चार्जेस हैं वो एक डिस्टेंस पे अपार्ट हो जाएंगे दूसरे से, सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। तो जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे। अब अगर आप देखें इनसाइड द मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमें फिगर से यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, और जो मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये क्या करेगा, ये जो अपोजिट है ये एक्सटर्नल फील्ड को इस एक्सटर्नल फील्ड को ये जो है अपोज करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो उस कम करने की वजह से इसका पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कम हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल कम होगा तो ये वाला बैटरी का जो पोटेंशियल है ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मज़ीद चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखें जब हमने मीडियम रखा तो मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हुई, पोलराइजेशन की वजह से एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड डेवलप हुआ, वो इंटरनल फील्ड अपोजिट था टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसका पोटेंशियल कम किया तो चार्जेस और ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो गए। तो चार्जेस और ज़्यादा स्टोर होने का क्या मतलब है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। मैथमेटिकली भी हम इसको देख सकते हैं। तो मैथमेटिकली देखें, जो कैपेसिटेंस की इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू CV थी, तो यहाँ से अब अगर आप C की वैल्यू निकालें, दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। तो पोटेंशियल हमने कम किया तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। तो यही हमारे पास फिजिकल रीज़न थी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जब हमको मीडियम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज डायपोल। तो अब आप देखें जब पोलराइजेशन हो रही होती है तो उस टाइम पे मटेरियल के अंदर पोल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, ये दो पोल्स हैं, तो इनको हम डायपोल का नाम देते हैं। तो डायपोल सिंपल हम डिफाइन करते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम ऑफ टू small and opposite charge separated at a small distance is known as dipole। तो डायपोल हमारे पास क्या होगा कि सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होता है, इसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस d के साथ क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। तो इस फिनोमेना को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, डायपोल का नाम दे रहे होते हैं। तो यही हमारे पास क्या था, डायपोल था। नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट। तो अब देखें डायपोल मोमेंट क्या होगा। डायपोल मोमेंट होगा सिंपल, किसी एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक के फासले को हम डायपोल कहेंगे। तो इसमें डायपोल में दोनों चार्जेस थे, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ किसी एक चार्ज का, मतलब डायपोल अगर देखें तो इस पॉजिटिव को आप छोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है इसे हम क्या कहेंगे, ये डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज and the separation between the charge is known as dipole moment। इसे हम किसका नाम देंगे, डायपोल मोमेंट का नाम देंगे। तो चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज, चाहे आप प्लस लें या आप माइनस लें, कोई एक लेंगे। तो यहाँ पे देखें जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो P इज इक्वल टू प्लस माइनस QD। Q हमारे पास चार्ज है, प्लस माइनस का मतलब है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और D हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, D सेपरेशन बिटवीन चार्जेस होगी। तो इसको हम किसका नाम देंगे, दिस इज डायपोल मोमेंट, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, के कितनी टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे दो टाइप्स के मॉलिक्यूल देखते हैं, एक जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे जो हैं हमारे पास वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं।
तो देखें पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनके बाय नेचर कुदरती तौर पे पोल्स बने होते हैं, मतलब उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी एक सेपरेट डिस्टेंस पे मेंटेन होते हैं पहले से। तो इस तरह के जो हमारे पास जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम कौन से मॉलिक्यूल्स कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और सेकंड डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड ना कर रहा हो। तो देखिए जब ये दो चार्जेस एक दूसरे से दूर होंगे तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर में नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा शिफ्टेड होगा। किस तरफ शिफ्टेड होगा? फ्रॉम पॉजिटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड ना कर रहा हो, या जो पहले से जिनके पोल्स बने हों वो कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आप पोलर मॉलिक्यूल्स की जो है वो एग्जांपल देखें तो पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन सी है? NaCl H2O एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? प्लस माइनस, ये एक डिस्टेंस पे ऑलरेडी सेपरेट हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम होती है। तो हम जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे क्या हो जाते हैं? एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं, और इससे थोड़ा सा इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ा सा और भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी ये क्या होते हैं? ये जो है वो हमारे पास सेपरेटेड होते हैं बाय डिस्टेंस, और इनके अंदर जो है वो पोल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कौन से कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर कौन से होंगे? कि जिनके चार्जेस सेपरेट डिस्टेंस में ना हो, वो नॉन पोलर होंगे। या दूसरी डेफिनेशन हम क्या करेंगे कि वो देखिए अगर वो सेपरेट नहीं हुए हुए ना तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी कोइंसाइड कर रहा होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? इस तरह के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। तो जब आप इन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करने की कोशिश करती है, पोलर बनाने की कोशिश करती है। तो अब देखें ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आपने जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इधर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव इस साइड पे आना शुरू। फॉर एग्जांपल इस प्लेट को मैं नेगेटिव चार्ज कर देता हूँ, ये प्लेट नेगेटिव थी और ये प्लेट हमारे पास कौन सी है? ये प्लेट पॉजिटिव है। तो देखें नेगेटिव के पास कौन से आ जाएंगे? पॉजिटिव, और पॉजिटिव के पास कौन से आ जाएंगे? नेगेटिव। तो पहले ये सेपरेटेड नहीं थे, अब ये एक डिस्टेंस से सेपरेट हो गए। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं। एग्जांपल H2 हमारे पास आ जाती है, Cl2 आ जाती है, इस तरह के क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का अफेक्ट क्या होगा? कि जो पोलराइजेशन होगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो आप यही इसमें लिखेंगे कि जो हमारे पास पोलराइजेशन का इफेक्ट है, पोलराइजेशन से क्या चीज़ होगी? P से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से पोटेंशियल कम होगा, और पोटेंशियल कम होने की वजह से C बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख लेना है। मैं उसको वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर रहा कि इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन से हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कि देखिए जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर हम कहते हैं ना चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो जहाँ पे चार्जेस होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके अंदर एनर्जी भी मौजूद होगी। तो अब हम एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, के कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो उसके लिए अगेन हम फिगर को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैं कैपेसिटर की फिगर बनाता हूँ। दिस इज प्लस प्लेट एंड दिस इज माइनस प्लेट। ये हमारे पास प्लस प्लेट है, ये माइनस है। इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, कैपेसिटर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्लेट्स हैं ये दोनों यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इनका एरिया सेम होना चाहिए।
और दूसरी चीज़ ये कि इनके दरमियान में सेपरेशन बहुत कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो मैंने फिगर को प्रोमिनेंट करना था तो उसके लिए मैंने सेपरेशन ज़्यादा दिखाई, लेकिन ये जितनी कम होगी उतना अच्छा कैपेसिटर होगा। तो सेपरेशन कम होनी चाहिए और हमारे पास जो एरिया है इन प्लेट्स का एरिया है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये देखें ये दोनों प्लेट्स बाउंड हुई हुई है ना। अब अगर इस पे मैं वर्क करता हूँ और मैं इस प्लेट को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने अट्रैक्ट किए हुए एक दूसरे को। तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखिए मैं इसको पीछे ले गया, तो अब वो जो मैंने वर्क किया वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसको जैसे ही पीछे लेके गया तो मुझे वर्क करना पड़ा। तो वर्क कितना था, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स कितनी है, हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू QE। ये QE की इक्वल होती है। तो जितनी अब इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ऐसे ही है। तो F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू किसके बराबर है, QE के बराबर है। मुझे भी जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है इतनी ही मुझे फोर्स अप्लाई करनी है इसको ओवरकम करने के लिए। मतलब ये जितनी फोर्स से ये प्लेट्स जुड़ी हुई हैं मुझे उतनी फोर्स लगा के इसको पीछे लेके जाना है। तो F इज इक्वल टू QE। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की सरफेस के ऊपर सारे के सारे चार्ज होंगे। मेटल प्लेट है ना, तो जब आप उसे चार्ज देते हैं तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो इनसाइड द कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, इधर चार्ज नहीं होगा, तो इधर फील्ड ज़ीरो है बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन देखें तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब है कि फोर्स भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो F इज इक्वल टू QE नहीं होगी, वो फिर कौन सी फोर्स होगी, वो एवरेज फोर्स होगी। तो फिर F एवरेज किसकी इक्वल होगी, F मिनिमम प्लस F मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू मिनिमम फोर्स कितनी थी इनसाइड द कंडक्टर 0 प्लस मैक्सिमम कितनी थी, मैक्सिमम QE थी। तो मैंने यहाँ पे QE यूज़ कर लिया, हम यहाँ पे कैपिटल Q यूज़ कर लेते हैं, सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई 2। इधर भी आप कैपिटल Q यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी कैपिटल Q यूज़ कर लें। तो 0 प्लस QE डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू QE बाई 2। तो जो F एवरेज फोर्स आई वो किसकी इक्वल आई, QE बाई 2 की इक्वल आई। ठीक है, अब आपने उठा के इसको इस इक्वेशन में पुट करना है। इसे बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू F की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, QE बाई 2 मल्टीप्लाई ये D अपनी जगह पे है, दिस D। अब हमें पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पता है, वहाँ से मैं D की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो V देखें, V E जो है हमारे पास E इज इक्वल टू V बाई D। तो यहाँ से आप D की वैल्यू कैलकुलेट करें तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D को मैं उधर ले जाता हूँ और E को मैं इधर ले आता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू V बाई E। ये वैल्यू उठा के इधर पुट करनी है हमने। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी वर्क की, W इज इक्वल टू ये 1/2 है QE मल्टीप्लाई दिस इज V बाई E। देखें ये E इस E के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क किसकी इक्वल है, W इज इक्वल टू 1/2 QV। अब देखें जो यही वर्क था, ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो इस W को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, U। तो U इज इक्वल टू हाफ QV। अब Q की जगह आप इक्वेशन यूज़ करें, Q इज इक्वल टू CV होता है।
तो W इज़ इक्वल टू 1/2 और ये V अपनी जगह पे है। Q की जगह मैं वैल्यू यूज़ करता हूँ CV। तो देखें U इज़ इक्वल टू 1/2 C और V इंटू V स्केयर। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द कैपेसिटर। और ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उसमें एनर्जी स्टोर होगी। अब हम दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जो कैपेसिटर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो उससे पहले आप इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें U इज़ इक्वल टू 1/2 CV स्केयर। मैं C से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। तो U इज़ इक्वल टू 1/2 और ये C इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा C इंटू C, तो ये हो जाएगा C स्केयर V स्केयर। तो अब हम यहाँ पे पता है CV किसके बराबर होता है? Q के। तो C स्केयर V स्केयर है तो ये Q स्केयर की इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू Q स्केयर बाय 2C। तो देखें ये इक्वेशन फिज़िकली क्या शो कर रही है कि एनर्जी किसके अंदर स्टोर हुई है? चार्जेस के अंदर स्टोर हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अभी नहीं स्टोर हुई। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फिर देखें कि एनर्जी stored in the electric field of capacitor। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। तो अब यहाँ पे देखें, मैं इसी फार्मूले को यूज़ करूँगा। ये जो फार्मूला है इससे मुझे C का पता होना चाहिए और V का पता होना चाहिए। तो मैं इस फार्मूले से यूज़ करके एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिए C हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था। C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, इसके इक्वल आया था। ये किस टाइम पे था? ये C मीडियम, जब हमने को मीडियम रखा था। तो C मीडियम हमारे पास इसके इक्वल आया। हम यहाँ पे जो एनर्जी निकाल रहे हैं वो उस वक्त निकाल रहे हैं जब कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम मौजूद है। अगर मीडियम ना हो तो उसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम बुक को फॉलो करते हैं, उसमें उन्होंने मीडियम के साथ कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ पे हम मीडियम के साथ ही कैलकुलेट करते हैं। तो C मीडियम इसके बराबर आ गई। V हमारे पास किसके इक्वल है? E इज़ इक्वल टू V/D। मैं अब ये दोनों यहाँ से चले मैं V की वैल्यू निकालता हूँ। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये D डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इज़ इक्वल टू ED। अब मैंने ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करनी है। एक मैंने ये वैल्यू यूज़ करनी है और एक मैंने ये वैल्यू यूज़ करनी है। कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। तो देखें U मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा? तो U इज़ इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे C की जगह मैं सारी वैल्यू यूज़ करता हूँ। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D। और देखिए V स्केयर है, तो V स्केयर मीन्स E स्केयर D स्केयर। तो यहाँ पे E स्केयर D स्केयर, दिस D इज कैंसल विद दिस D। तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्केयर। इस A को इसमें D के साथ लिख लेता हूँ, AD। तो A इज़ एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज़ डिस्टेंस। एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज़ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बन जाता है। तो ये देखिए ये जो वॉल्यूम है इसको मैं V लिख लेता हूँ, दिस इज़ V। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। दिस इज़ U डिवाइडेड बाई V इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्केयर। दिस इज़ एनर्जी डेंसिटी। ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी? E स्केयर के, क्योंकि 1/2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन R भी कांस्टेंट है। ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट हैं। इसका मतलब है जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी
इज़ प्रोपोर्शन टू ई स्केयर। वो किसके प्रोपोर्शन है? वो ई स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो दिस इज़ बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, ये किसको शो कर रहे हैं? ये एक्सप्रेशन किसको शो कर रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ई आ गया ना इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ देखें तो आप देखें वो इस तरह से आएगा कि एनर्जी की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो एनर्जी पॉजिटिव रहने का क्या मतलब? दिस ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एनर्जी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। मतलब चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव यूज़ करें या नेगेटिव यूज़ करें, उसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर्ड होनी है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस शेप का आएगा। तो दिस इज़ बेसिकली पैराबोला, इसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। तो दिस इज़ ग्राफ बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू इज़ एनर्जी। सो दिस होल टॉपिक कंसिस्ट ऑफ कि हमने देखा एक कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है, उसकी प्लेट्स में कैसे स्टोर होती है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे नेक्स्ट जो है वो हम लास्ट लेक्चर कैपेसिटर का इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक थैंक यू। वेलकम टू द सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास। आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो टॉपिक इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो इस टॉपिक में हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमने ये देखना है कि वो कितने टाइम के बाद चार्ज होता है और कितने टाइम के बाद वो डिस्चार्ज होता है। तो इसकी हमने फ़िज़िक्स भी डिस्कस करनी है और हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस भी जो है वो डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होगी कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कितने चार्ज स्टोर हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे? चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है। द स्टोरेज ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। कि आप कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हो, आप उसकी जो चार्जिंग की मिकदार है उसे आप कैसे ऑब्जर्व करते हो कि कितने चार्जेस उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? दिस इज़ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटर है वो चार्ज कैसे होता है, तो उसके लिए देखें हम RC सीरीज सर्किट कंसिडर करते हैं। कि देखें जब आपने बैटरी के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट किया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेट के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी प्लेट के साथ, तो ये एक सर्किट बन गया। अब इस सर्किट की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी और इस कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस भी होगी। तो इस तरह का सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज़ में आ जाए, तो इस तरह का जो सर्किट होगा वो कौन सा होगा? RC सीरीज सर्किट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि RC सीरीज सर्किट को मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि RC सीरीज सर्किट हमारे पास क्या होगा? अ सर्किट in which resistor and capacitor are in series combination। तो इस तरह का जो हमारे पास सर्किट होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? RC सीरीज सर्किट का नाम देते हैं। तो इसकी फिगर भी आप देखें तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में अटैच हैं। तो इस तरह की जो होगी ये हमारे पास सर्किट को हम क्या कहेंगे? दिस इज RC सीरीज सर्किट। तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना है वो इसी सर्किट के ऊपर बेस करता है। तो इसी सर्किट को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई RC आती है। अब ये जो सर्किट सॉल्व होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में कि हम किरचॉफ जो है वोल्टेज लॉ
ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम यूज़ करते हैं और उससे हम इसका एनालिसिस करते हैं और ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको ये याद रखना है बस। Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई आर सी। अब इसमें E क्या है, पहले तो हम देखें Q नॉट क्या है। Q नॉट हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है, Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है कि टाइम के हिसाब से हमने देखना है। आपने बैटरी के साथ उसे 2 मिनट के लिए लगाया तो कितना चार्ज आया, वो ये Q होगा। 3 मिनट के लिए लगाया तो कितना आया, तो फिर ये Q होगा। जब Q और Q नॉट बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। E देखें, E हमारे पास नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2.71 होती है। E इज़ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज़ 2.71। और T हमारे पास क्या है, T इज़ टाइम कांस्टेंट। T टाइम कांस्टेंट है, T इज़ टाइम कांस्टेंट। इस इक्वेशन में हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब देखें व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा, तो देखें टाइम कांस्टेंट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम दैट इंडिकेट्स हाउ स्लोली चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का ये मतलब है कि हम देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर कितने टाइम के बाद चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है और कितने टाइम के बाद चार्ज जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या कम हो रहा है। इसको हम किसका नाम देते हैं, दिस इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। कि मतलब टाइम कांस्टेंट मीन्स वो स्पेसिफिक टाइम जिसके लिए हम कैपेसिटर की चार्जिंग का फिनोमेना और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का फिनोमेना देख रहे होते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं, टाइम कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट कितना है, मतलब कितना टाइम गुजरेगा तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ होगी, उसके लिए हम देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्ज, हम चार्जिंग की बात करें तो पहले हम देखते हैं कि कितने टाइम के बाद कैपेसिटर चार्ज होता है। तो उसके लिए देखें इक्वेशन में यही कंसिडर करता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो Q इज़ इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -t डिवाइडेड बाई आर सी थी। अब मैं केस 1 कंसिडर करता हूँ, एट t इज़ इक्वल टू 0। अभी आपने बैटरी के साथ नहीं लगाया, t 0 है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है जब बैटरी के साथ कनेक्ट ही नहीं किया तो दैट इज़ 0 चार्ज। तो मैथमेटिकली भी देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता। तो टाइम t इज़ इक्वल टू 0, पुट इन दिस इक्वेशन, q इज़ इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -0 डिवाइडेड बाई आर सी। तो देखें 0 बाई आर सी करेंगे तो दिस इज़ 0, ई टू द पावर 0, तो q इज़ इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 0। मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक किसी की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल होती है। तो q इज़ इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज़ इक्वल टू 0। तो जो बोला उसी को मैथमेटिकली प्रूव भी किया कि जब टाइम 0 होगा उस वक्त कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। अब हम टाइम ले लेते हैं आर सी के बराबर, व्हेन t इज़ इक्वल टू आर सी, तो फिर हम देखते हैं उस टाइम पे कितना जो है वो चार्ज स्टोर होता है। तो केस 2 आप ले लें, दिस इज़ केस नंबर 1 एंड दिस इज़ केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 जो है हमारे पास, हम t कितना पुट करते हैं, t इज़ इक्वल टू आर सी। अगर आप r और c की यूनिट्स भी जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इनकी यूनिट्स भी टाइम के ही बराबर आ रही हैं। तो मैं टाइम को आर सी लिख सकता हूँ, t इज़ इक्वल टू आर सी इज़ टाइम कांस्टेंट। इक्वेशन में पुट करें, q इज़ इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t की जगह मैं क्या पुट करूँगा, t की जगह मैं आर सी पुट करता हूँ डिवाइडेड बाई दिस आर सी, ये अपनी जगह पे। तो अब देखिए आर सी से कैंसिल, तो q इज़ इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे -1 बचेगा। ये अब e टू द पावर -1 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, q इज़ इक्वल टू q नॉट
1 माइनस, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके आ 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1, ठीक है। q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, किसी की पावर 1 हो तो वो ही कंसिडर होता है, तो आप यहाँ पे सिंपल ई भी लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली 2.71 थी, तो ई की वैल्यू जो थी हमारे पास 2.71 थी। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0.37 के करीब बनता है। 1 माइनस 0.37 करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा 0.63। आपने इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट और ये कितना हो जाएगा 63%। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप मल्टीप्लाई बाय 100% करें फिर ये आता है। तो देखें टाइम कांस्टेंट जब हमने RC पुट किया तो उस वक्त कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया 63%। तो हम यहाँ पे चार्ज टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे कि कैपेसिटर की वो वैल्यू कैपेसिटर का वो टाइम जिसमें वो 63% चार्ज हो जाए, वो उसका टाइम कांस्टेंट है। कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा 63% चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैपेसिटर फुली चार्ज कब होगा। तो उसके लिए फिर आप देखें कि आप यहाँ पे जो टाइम पुट करेंगे वो 5RC पुट करेंगे, ठीक है। आप 1 बाय 1 करके भी चेक देखें, अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है, 2RC पुट करता हूँ तो e की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। e की पावर 2 हो जाएगा तो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई इंक्रीज वैल्यू, तो आंसर इससे कम आएगा। 3 पुट करें तो e पावर 3 हो जाएगा, e पावर 4 हो जाएगा और e पावर 5। तो 1 ओवर e पावर जब 5 आप करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल आएगा। तो 1 माइनस 0 1, तो इसको हम मैथमेटिकली भी कर लेते हैं। when t इज इक्वल टू 5RC, जब आप 5RC पुट करें तो इक्वेशन देखें Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई RC। तो t की जगह 5RC पुट करें तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e, t की जगह मैं क्या पुट करूँगा 5RC डिवाइडेड बाई RC। दिस RC इज कैंसल विद दिस वन। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 5। तो 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 5 करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, दिस इज़ ऑलमोस्ट 0। तो आप देखेंगे Q इज इक्वल टू Q को इससे मल्टीप्लाई करें तो Q नॉट आ जाएगा। तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि जब 5 टाइम कांस्टेंट गुजरेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि ग्राफ से हमें कैसे पता चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। इस एक्सेस पे हम टाइम लेंगे और इस एक्सेस पे हम कैपेसिटेंस लेंगे कि कितने चार्ज हो रहा है। तो अब देखें हमने स्मॉल RC और लार्ज RC के दरमियान में कंपैरिजन करना है। तो अब आप देखें कि ये फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 0.63, ठीक है, या 63%। तो अब हम देखें कि एक का ग्राफ अगर इस तरह से है और दूसरे का ग्राफ इस तरह से है, तो अब देखें इस वैल्यू को इधर ज्वाइन करें और इस वैल्यू को ऑलमोस्ट ये इधर ज्वाइन कर दें। तो अब देखें ये टाइम गुजरा, ये कम टाइम था, तो हमारे पास वो जल्दी 0.63 को पहुंच गया। तो इसका मतलब है इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इसका टाइम कांस्टेंट कम होगा। दिस इज स्मॉल RC, ये स्मॉल RC को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखें ये इतने टाइम के बाद जाके यहाँ से लेके इतने टाइम के बाद जाके ये 63% को पहुँचा। तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाइम कांस्टेंट वो होता है कि जिसमें 63% पहुँच जाए। तो देखें ये इसका कम था
तो ये आर्क जो जल्दी ऊपर जा रही है, जल्दी इंक्रीजिंग शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा है। और इसका टाइम कांस्टेंट इतना था, तो इसका मतलब है दिस इज स्मॉल आर सी, सॉरी दिस इज लार्ज आर सी, दिस इज लार्ज आर सी। तो ये हमारे पास क्या था, ग्राफिकल एनालिसिस था, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि हम टाइम के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा होता है और कौन सा कैपेसिटर जो है वो देर से चार्ज हो रहा होता है। तो आप इसका ग्राफ देख के समझें, जिसका ग्राफ जल्दी ऊपर को शूट कर रहा है तो इसका मतलब है वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा है, और जिसका ग्राफ स्लोली ऊपर को मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो देर से चार्ज होगा। तो दिस इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसी तरह से डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होता है, और उसकी हम डेफिनेशन करेंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे लीविंग है कि मतलब कैपेसिटर की प्लेट से जो चार्ज लीव हो रहे हैं उनको हम किसका नाम देंगे, उनको हम जो है वो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का नाम देंगे। इसमें भी सेम आरसी सर्किट कंसिडर करना है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो इसकी इक्वेशन का आएगा। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। दिस इज इक्वेशन। ये भी इक्वेशन सेम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही प्रूव होती है, उसी से निकलती है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे। Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। तो अब देखें, अब इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, अब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। अब हमने इसकी डिस्चार्जिंग देखनी है, तो टाइम 0 पे वो फुल चार्ज है, तो इसका मतलब है इसकी डिस्चार्जिंग कितनी है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम कह रहे हैं t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आना चाहिए कि कोई चार्ज लीव नहीं हो रहा, Q 0 आना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस 0 बाय आर सी। सेम वही प्रोसेस करेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कोई चार्ज लीव नहीं हो रहा, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उसकी चार्जिंग क्या है, 0 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टाइम अगर आर सी इक्वल हो जाए एट t इज इक्वल टू आर सी, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t की जगह मैं क्या पुट करूँगा, आर सी डिवाइडेड बाय आर सी, दिस कैंसल इज दिस, Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस 1। इसको नीचे डिवाइड कर दें तो Q इज इक्वल टू Q नॉट, ये 1/e हो जाएगा। जैसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू Q नॉट बाई E। तो अब अगर आप इसको Q इज इक्वल टू Q नॉट और 1/e की वैल्यू 2.71 यूज़ करें, तो ये ऑलमोस्ट Q इज इक्वल टू Q नॉट 0.37 आती है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 37%। तो इस चीज़ का क्या मतलब होगा कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज होता है, 37%। चार्जिंग कितनी थी, 63%, और डिस्चार्जिंग कितनी है, डिस्चार्जिंग जो है वो 37% है। फिर आप इसमें वैल्यूज पुट करें और जहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 1 की इक्वल आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी मेरे माइंड में नहीं है कि हम कितनी वैल्यूज़ के बाद, मे भी उसकी 5 टाइम कांस्टेंट के बाद ही वो फुल डिस्चार्ज हो जाए, या इससे एक कद ज़्यादा या एक कद कम भी हो सकती है, तो वो आप कैलकुलेट करके खुद देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो इक्वेशन हमारे पास थी वो ये थी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कितनी है, कि एक जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है वो कितना है, कि वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 37% डिस्चार्ज हो जाए उसे हम किसका नाम देते हैं, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। 63% चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, और जो हमारे पास डिस्चार्जिंग है वो कितना है, वो 37% है। तो अब हम इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं कि इसके ग्राफ किस तरह से आएंगे। तो अब आप देखें, यहाँ पे टाइम t था और यहाँ पे कैपेसिटेंस c थी। तो अब देखें कि जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर की मैक्सिमम थी, ठीक है। अब देखें जो शार्प होगा तेज़ी से डिके कर गया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कहीं आएगा 0.37, ये फॉर एग्जांपल 1 पे है ना, ठीक है। तो 0.37 कहीं इधर है, तो इसको मैच करें इधर, तो इतना टाइम इसको लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक और लाइन है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब इसको आगे आप फर्दर मूव करें तो ये आगे, तो इसको टाइम जो लगेगा वो इतना टाइम लग रहा है, ठीक है।
इसका टाइम कम है, तो इसका मतलब है इसको डिस्चार्ज होने में कम वक्त लगेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी दिस इज स्मॉल आर सी। और देखें इसका टाइम ज़्यादा है, इसकी जो वैल्यू होगी दिस इज लार्ज आर सी। तो दिस इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। आप देखें कि जो कर्व आपको है वो एकदम से डिक्रीजिंग मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्मॉल आर सी है। और जो कर्व आपको स्लोली डिक्रीजिंग मिल रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी जो टाइम कांस्टेंट है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा डिस्चार्ज होने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपेसिटर। आई होप कि आपने कैपेसिटर से रिलेटेड जो सारी क्लासेस हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरफ जाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।